17 साल का इंतजार क्यों किया गया? 17 साल बाद मुंह क्यों खोला? ये मुंह पहले भी खोल सकते थे वो। एलन राव सर, अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है तो रूल क्या कहता है? वो जो सबूत जुटाने होते हैं विद इन कितने कितने घंटे के अंदर वो सबूत जुटाने होते हैं, और क्या वाकई चूक हो गई थी मालेगांव ब्लास्ट में? देखिए, जब भी कोई ऐसी इंसिडेंट होती है, खासतौर से बम ब्लास्ट का केस है, उसमें तुरंत पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, सारे के सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ करते हैं। कॉर्डन मतलब पूरा उसको सुरक्षित किया जाता है एरिया को जहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, और जो जो एविडेंसेस वहाँ पे नजर आते हैं उन सबको सुरक्षित रखा जाता है। फोरेंसिक साइंस की टीम जो वो उसको आकर यहाँ पर निरीक्षण करती है, और उनके निरीक्षण करने के बाद में उन एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद फिर वो फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजे जाते हैं। वहाँ पर जो जो कोई अगर आई विटनेस है तो उनके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं कि क्या हुआ, किसी ने देखा, किसी ने उसको बम प्लांट करते देखा। उनके अगर सस्पेक्ट है तो उनकी फोटो चित्र बनाए जाते हैं, और वो बनाकर फिर वो सर्कुलेट करते हैं। उसके बाद फिर कार्रवाई करते हैं। यहाँ कोई वहाँ पर कोई ऐसी एविडेंस है, टेलीफोन नंबर है या कोई फ़ोन रह गया है, तो जैसे आपका मैं आपको बता दूँ, पार्लियामेंट अटैक में वहाँ उनके टेलीफोन नंबर स्वयं छूट गए थे, तो उनसे हमने पूरा ट्रैक डाउन किया था। ट्रैक डाउन करने के बाद में तुरंत पता लग गया था कौन आदमी है। तो ये एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मौके पर क्या सबूत वहाँ पर मिले हैं, और उन सबूतों को कितनी जल्दी से पुलिस ने उसको वेरीफाई करने की कोशिश की है। और मैं समझता हूँ ये सभी काम जो मैं आप बता रहा हूँ, ये एक ऐसे बम ब्लास्ट के केस में इन्वेस्टिगेशन में सभी तरह से सभी जगह होते हैं। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं उस केस में नहीं हुआ और उस केस में किया, या फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन और वो जो कार्रवाई है वो एक जैसी होती है सभी केसेस में, हर जगह। लेकिन जहाँ पर अरेस्ट करने की बात है, अक्यूज जब अरेस्ट किए जाएंगे वो तभी किए जाएंगे जब साक्ष्य होंगे, सबूत होंगे। सबूतों के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी को लेकर आगे वारंट निकलेगा, ऐसे बिना किसी आधार के नहीं हो सकता। और जो पूर्व एटीएस अफसर हैं महबूब मुजावर, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रेशराइज किया गया और ये कहा गया, निर्देशित किया गया कि मोहन भागवत की गिरफ्तारी इसमें होनी चाहिए। डीएस चौहान जी, मोहन भागवत आरएसएस का सबसे बड़ा चेहरा, और ऐसे में अगर उनकी गिरफ्तारी के लिए निर्देश उस वक्त की सरकार ने किए, इसमें कांग्रेस का अपना फायदा क्या हो सकता है, यूपीए सरकार का क्या फायदा हो सकता है, आपकी समझ में क्या आता है? कांग्रेस का अपना एक ये चलता रहा है। जैसे कसाब के बारे में ही उनका जिस प्रकार का स्टेटमेंट था, वो भी तो उसी के आसपास का ही केस था। तो ये सारे के सारे जब पाकिस्तान से ही लोग आ रहे थे ब्लास्ट करने वाले, तो सही दिशा में उनको करना चाहिए था, वजह इसके कि इसको टाल टूल के भगवा और इस प्रकार के जो उन्होंने प्रयास किया कि इससे डाइल्यूट कर देंगे और हमें मत मिलेंगे, क्योंकि उस समय इलेक्शन भी होने वाले थे 2009 के। तो ये सब इलेक्शन को प्लान करके उन्होंने सारा किया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ अपने फायदे के लिए हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये कि उस वक्त अगर किसी ऑफिसर को ऐसा कह दिया गया और वो ऑफिसर 17 साल बाद मुंह खोल रहे हैं, तो फिर सवाल आ जाते हैं। संजीव जी, अक्सर मैंने देखा है अगर कोई ऑफिसर या किसी बड़े पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति कोई बड़ा बयान दे देता है, लाइमलाइट में आ जाता है, ये मैं किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं कह रही, कुछ टाइम बाद फिर उसे कहीं किसी चुनाव में लड़ने के लिए टिकट मिल जाता है, फिर वो चुनाव जीत भी जाते हैं। कहीं दूर दूर तक ऐसा कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या अभी? ये मैं ऐसे ही रैंडम पूछ रही हूँ आपसे। देखिए, अभी तक के उदाहरण तो ऐसे कई रहे हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है। जैसे जैसे जो भगवा आतंकवाद की जो शब्द जिस लोगों ने निर्माण किया, आर के सिंह बाई चांस आप भी भगवा पहनकर बैठे हैं, देखिए। तो ठीक है रचना, हम तो ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवा आतंकवाद शब्द का निर्माण किया, आर के सिंह, वो तो आज भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने बैठे हैं, उनके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। उन्होंने ही इस शब्द को गढ़ा था। तो देखिए समय काल परिस्थिति के हिसाब से चीजें बदलती है। लेकिन मेरे मित्र अमित जी ने कहा कि हम वामपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर थोड़ा सा बैलेंस बात हमें करनी चाहिए। अमित भाई, हम बैलेंस बात कर लेते हैं। अभी मुंबई बम ब्लास्ट केस में कुछ लोगों को बरी किया गया वैसे ही, और जिन लोगों को बरी किया गया, सरकार ने तत्परता के साथ तुरंत ऊपरी अदालत में अपील की। क्या इस मामले में भी सरकार तत्परता के साथ ऊपरी अदालत में अपील करेगी? मुझे तो नहीं लगता कि करेगी। आप तो जश्न मनाने के मूड में है, और काहे का जश्न, हमें ये बात समझ में नहीं आती। जब उन 6 परिवारों को, जिन लोगों ने अपने 6 लोगों को, परिजनों को खोया है, क्या उसे इंसाफ मिल पाया क्या? या यदि निर्दोष लोग नहीं मिल पाया, क्योंकि अगर ये बरी हो गए हैं और अगर जो वाकई में दोषी रहे होंगे तो सजा किसे मिली? फिर कौन दोषी रहा? 6 जाने जो गई उनका गुनहगार कौन था? 100 से ज्यादा जख्मी हो गए, उनका गुनहगार कौन था? और रचना, और ये लोग जो लोग बरी हुए, हमारी सहानुभूति उनके साथ और शुभकामनाएं भी है। इन लोगों ने जो 17 साल जेल में काटा, उसका वक्त कौन देगा? आखिर इनके साथ इंसाफ हुआ था क्या?
तो हम तो ये कह रहे हैं कि इन जांच एजेंसियों पर कैसे कोई भरोसा कर पाएगा। ये तो मैं एक लाइन में मैं यही कहता हूं कि राजनीतिक दलों का अपना खेल है, वो खेलते रहे, भगवा लाल पीला हरा खेलते रहे, लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है जब एटीएस फेल्योर हो जाए, एनआईए फेल्योर हो जाए और सरकार जो आए पूर्ववर्ती अभी की सरकार पूर्ववर्ती सरकार पर दोष दे और पूर्ववर्ती सरकार अभी की सरकार पर दोष दे, लोगों का भरोसा उठ जाएगा ना। हम जब थक हार जाते हैं, एक गरीब आदमी जो जिसने अपने परिजनों को खोया है, उसको तो इतना यकीन होगा कि देश की अदालत में इतना दम है कि हमें इंसाफ मिलेगा, और आज उसे कह रहा है 17 साल के बाद में भी उसे लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मनाने के मूड में है। काहे का जश्न? निश्चित तौर पे जो जश्न मनाने वाले लोग बात है, जिन पर देखिए हैं, आरोप हैं, जिन्होंने जो जैसे कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी कहती हैं कि उन्होंने बड़ी प्रताड़ना और टॉर्चर झेला है, वो टॉर्चर अपना बयां भी करती हैं कि क्या क्या प्रताड़ना उन्होंने झेली और कैसे वो कथित तौर पर कह रहे हैं झूठे आरोप उन पर लगाए गए। अब कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आता है और 7 लोगों को कोर्ट बरी कर देता है, कहीं सबूतों का अभाव बताया जाता है, कहीं बेनिफिट ऑफ डाउट के चलते राहत पा जाते हैं और 7 आरोपी बरी हो जाते हैं। मेरे साथ में पूर्व डीजीपी निर्मल कौर जी भी जुड़ गई हैं, क्योंकि ऑफिसर के तौर पर आप भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं और आपने भी आपराधिक घटनाओं को करीब से देखा होगा। न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर एक तरफ तो फैसला सामने आया, सियासत उस पर हो ही रही थी, गरमा ही रही थी, और अब पूर्व एटीएस ऑफिसर महबूब मुजावर जिन्होंने सनसनी मचा दी है ये कहते हुए कि उस वक्त की सरकार ने मुझे प्रेशराइज किया था, मोहन भागवत की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए थे, नहीं किया तो मुझे टॉर्चर किया। जी देखिए, ये जो राजनीतिक किस्म का भगवा टेरर कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि ये था कि एक बैलेंस करना था तुष्टिकरण की नीति में कि अगर टेररिस्ट, देखिए अब तो दुनिया मान रही है कि आतंकवादी एक विशेष मजहब के हैं और आतंक की फैक्ट्री दुनिया में कहाँ है सब जानते हैं, और आतंकवादी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक पर्टिकुलर मजहब, मतलब जो मजहब से आते हैं, ये पूरी दुनिया मान रही है। तो भारत की या वामपंथ की या दक्षिण पंथ की, अमेरिका कह रहा है, पूरा विश्व कह रहा है, उसमें मतलब अब कोई ऐसा कोई उसमें दो मत नहीं है। तो उसको बैलेंस करने के लिए भारतीय, ये तो शरद पवार जी का और कई बार ऐसे आप देखिए कितनी सारी स्टेटमेंट्स आती हैं कि वो कहते हैं कि मैंने तो इसलिए कह दिया कि बात ना बढ़े, कम्युनल ना हो, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि बोल दीजिए हिंदू भी उसमें शामिल थे। ये बात गलत है। जानबूझ के किसी चीज को ये जो बैलेंस करना, ये तो मतलब ये बैलेंस क्या विकृत करना हो गया। आपने उसको डिफॉर्म कर दिया, आपने उसको गलत रूप दे दिया, गलत शेप दे दिया। भगवा आतंक क्या भला है भला? भगवा वही जैसे कि किसी ने कहा कि भगवा आतंक टर्म कॉइन कर ली और उसके पीछे पड़ गए। भाई भगवा आतंक क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आतंक आतंक होता है, आतंक का कोई रंग नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात है कि अगर आतंकवादी किसी विशेष जगह से आते हैं तो उसका तो यूनिवर्सल है फिनोमेना, और यूनिवर्सल डेफिनेशन है, यूनिवर्सल नॉलेज है, उसमें शक की किसी को कोई गुंजाइश नहीं, ना हम 6 को ना किसी और को। और किसी को है तो उसको और ज्यादा एक्सपोजर की शायद जरूरत है। और अगर देखिए एक और बात मैं कहती हूँ, लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते बहुत कुछ करते हैं। इतनी सिलेक्टिव मेमोरी होती है, इतना सिलेक्टिव व्यू होता है। जो कहते हैं ना, बड़े लोग कहते थे हमारे यहाँ की, तुम्हारा खून है खून, मतलब तुम्हारा दुख है दुख, हमारा दुख खाब और कहानी है, तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। यू अलाउ पीपल टू से दैट बिकॉज आप बहुत सिलेक्टिव देखते हैं। कहीं आपको एक मौत बहुत बड़ी लगती है, कहीं 160 मौतें भी बहुत बड़ी नहीं लगती। मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अपनी राजनीतिक विचारधारा को और दृढ़ करने के लिए, उसको रीइंफोर्स करने के लिए आप ऐसे उदाहरणों को यूज करते हैं। तो अगर आप एक फेयर व्यू लेंगे, एक निष्पक्ष व्यू लेंगे, तो शायद सबके लिए अच्छा रहेगा। तो वो निष्पक्षता शायद है नहीं, विशेष रूप से मतलब थोड़ा कमी दिख रही है। और जो सवाल हम उठा रहे थे, अभी अनंत अमित जी कह रहे थे कि जश्न का माहौल दिखा, लोगों ने जश्न मनाया, 7 लोग बरी हो गए, उलझुलूल आरोप लगाए गए या फिर मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई। मान लिया कि ऐसा हुआ, लेकिन जो असली कल्प्रिट थे वो तो फिर बरी हो गए ना, वो तो कहीं है ही नहीं ना पिक्चर में। यानी जो असली गुनहगार थे वो ना पिक्चर में है, ना उन्हें कोई सजा मिली है, और वो पूरी तरह से इस मामले से आउट हो गए। अब क्या मौजूदा सरकार कोई इनिशिएटिव लेगी ताकि जो असली गुनहगार हैं उन्हें सामने लाया जा सके? अनंत अमित जी जी देखिए, बार बार आप ये कह रही हैं कि जश्न की बात है, तो मैं चूंकि सनातनी हूं, और सनातनियों को जिस तरीके से ये बार बार जब हम किसी डिबेट में जाते थे तो तमाम ऐसे जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग होते थे, लेकिन वो भगवा आतंक की बात करते थे। सुनिए ना मेरी बात, जो 6 डेथ हुई, जो 6 परिवार बिखर गए, जो 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिन्होंने ये जख्म अपने ऊपर झेला, जी, उनके दर्द को तो समझिए।
उनकी भी तो निश्चित तकलीफ तौर पे समझिए। वो सोच हमारी रहे होंगे ना कि नहीं, जिनका नाम आरोपी के तौर पर था वो तो अब बरी हो गए, तो असल में गुनहगार है कौन? जी हमारी पूरी सहानुभूति उस परिवार के साथ है जिनके साथ ये घटना घटी, और निश्चित तौर पे इस पूरी घटनाक्रम के अगर कोई जिम्मेदार है तो उस समय की तत्कालीन सरकार है। इस सरकार से जवाब उस समय की सरकार से पूछना चाहिए, ये कांग्रेस से पूछना चाहिए कि कांग्रेस इसका जवाब दे कि इसकी जवाबदेही किसकी थी। अगर निश्चित तौर पे अभी जिस तरीके से साहब बता रहे थे, अगर उस समय के एविडेंस को अगर ठीक से वो लोगों ने आइडेंटिफाई किया होता तो ये शायद दोषी भी पकड़े जाते और निर्दोष लोग नहीं पकड़े जाते। आज कर्नल पुरोहित की बात होती है। कर्नल पुरोहित जब जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे, कश्मीर की शांति के लिए उन्होंने जी जान एक कर दिया तब, लेकिन उनको यह लगता था कि कश्मीर में हमने जितना जो अमन चैन के लिए काम किया और यहां पर आके सरकार ने हमें जो फंसाने का काम किया, हमारा पहले का काम पूरा धुल गया। और प्रज्ञा ठाकुर जी जब जाती थी पार्लियामेंट में तो पूरा देश और दुनिया देखता था कि उनको चलने में कितनी दिक्कत होती थी, और वो अपनी प्रताड़ना जब लोगों से कहती थी तो कभी आप उनसे मिलिए, क्योंकि हमने कई बार हमारी उनसे मुलाकात हुई है। उनकी प्रताड़ना की बात अगर सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा कि इनके साथ किस तरह की घटनाएं घट रही थी। एक फुटबॉल की तरह इधर से मारते थे तो उधर जाती थी, उधर से मारते थे तो इधर। एक बंद कमरे में 1 महीना तक उनको प्रताड़ित किया जाता है, और उसके बाद कल कोर्ट का न्यायालय का आदेश आने के बाद स्वाभाविक है कि ये हर्ष की बात नहीं है। निश्चित तौर पे हमारी सहानुभूति उन पूरे परिवार के साथ है जो उस हमले में मारे गए, और निश्चित तौर पे उनके दोषियों को भी सजा मिलना चाहिए था, लेकिन इसकी पूरी जवाबदेही उस समय की तत्कालीन सरकार की। एलन राव सर, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, 17 साल का लंबा इंतजार ये पूर्व एटीएस ऑफिसर महबूब मुजावर ने क्यों किया, और अब ऐसी हिम्मत कैसे आ गई कि मुंह खोल दिया? देखिए, जब जजमेंट आया है तो उसके बाद हो सकता है पहले उसने बताया हो या नहीं बताया हो, मैं उसकी टिप्पणी नहीं करूंगा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, आप क्यों बता रहे हैं। दैट इज उनका आउटलुक है कि क्यों कब किस स्टेज पे बताते हैं। लेकिन मैं साक्ष्यों के आधार पर जो ट्रायल हुआ है, जो कोर्ट में साक्ष्य रखे गए हैं एविडेंस के हिसाब से, गवाहों को मुकरना और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में आई थी, वो चीज़ अभी कोर्ट में साबित नहीं हुई। तो वो सब चीज़ देखते हुए ये केस अगर बरी हुआ है तो अभी दूसरा प्रकरण ये है कि इसमें अगर किसी को कोई ऐतराज है, ये आपका बड़ा सवाल बड़ा वाजिब है कि जो मरे हैं, जो आदमी, जो परिवार इसमें इंजर्ड हुए थे, मरे थे, उनके लिए उनको कौन जिम्मेवार है, किसने किया है। ऐसा बहुत से केसेस में होता है कि जैसे कई केसेस में भी होता है कि वहां पर आदमी को बरी कर दिया जाता है, और लेकिन ये कहते हैं ये आदमी इस मर्डर में शामिल नहीं है, तो लेकिन फिर भी मर्डर तो वहां भी होते हैं। कई केसेस में ऐसे विक्टिम्स होते हैं जिनके बारे में कुछ जवाब नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर तो क्लियरली वो एक तो एविडेंस एक तो फैसला होता है कि संदेह के बेस पे इनको संदेह के उसके ऊपर इसको छोड़ दिया जाए कि पता नहीं लगता है क्योंकि ये इन्हें थे या नहीं थे, क्योंकि हमारा देश का कानून ये है कि कोई एक बेगुनाह सजा ना हो जाए, 99 भले ही छूट जाए, उस बेस पे हमारा कानून आधारित है। तो लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है वर्डिक्ट को सुनते हुए, देखते हुए, यहाँ पर सबूत इनके खिलाफ थे ही नहीं, और कोर्ट ने कई बार ये भी कहा कि इनको गलत फंसाया गया। तो वो वाला जजमेंट जो कि डाउटफुल होता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ा जाता है, वो और ये केस, इसमें बहुत फर्क है। और मैं नहीं समझता हूँ ये केस अपील के काबिल भी रहेगा अगर ये जजमेंट अगर है तो। उसमें फिर भी सरकार को देखना है कि इसमें अपील करनी है नहीं करनी है। और इन्होंने जो अपने महानुभाव, अभी इन्होंने इतने साल के बाद, 17 साल के बाद ये खुलासा किया है कि मोहन भागवत जी को अरेस्ट करने का इन पे प्रेशर था, वो इनकी आत्मा की बात है, उन्होंने तब क्यों नहीं खोला, क्यों खोलना है, दैट इज द सेपरेट इशू, इनका इंडिविजुअल इशू है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कब आदमी कोई किसी बात को कहता है कब नहीं कहता है। ठीक है, चूंकि आप पूर्व डीसीपी रह चुके हैं, आपने अपनी बात कही, पूर्व डीजीपी रह चुकी हैं निर्मल कौर जी। निर्मल कौर जी, बड़े बड़े ऑफिसर्स के बाद बड़ी बड़ी पावर होती है, लेकिन क्या आप बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि सरकार का कितना से होता है, कितने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कितनी आज़ादी होती है या नहीं होती, अगर मैं मानूं पूर्व एटीएस ऑफिसर पूरी तरह से सच बोल रहे हैं तो? देखिए, ऐसा है कि सरकार आजकल ये ज़्यादा हो गया है कि जो वो उन्हीं अफसरों को पोस्ट करना चाहती है किसी ऐसी पोजीशन में जो उनकी बात माने। और आज भी ऐसे अफसर है जो कि अपने कानून पे खड़े रहते हैं, निष्पक्षता पे खड़े रहते हैं, जिनको की जो ठीक लगता है वो करते हैं, वो सरकार की नहीं मानते हैं। हाँ। ये बात जरूर है कि फिर उनको कोई पसंद नहीं करता है, वो शायद ब्लैक लिस्ट अनऑफिशियली कर दिए जाते प्रमोशन नहीं हैं, मिलते, किसी महत्वपूर्ण पोस्टिंग पे उनको नहीं बिठाया जाता। उनको तभी महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी जाती है, मैं जानती हूँ महाराष्ट्र में मेरी एक IAS ऑफिसर फ्रेंड है और भी लोगों को, तब महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी जाती है जब जो CM है या कोई है, उसका कोई राइवल पॉलिटिशियन किसी जिले में है
और वो हर कोई तो क्रिमिनल टाइप ही रहता है, तो उसको अगर ठीक करना है तो उस IAS IPS को वहां भेजेंगे, क्योंकि ये तो नियम का पक्का है, ये तो जरूर क्रिमिनल माफिया के पीछे पड़ेगा, चलिए इसको ठीक करेगा, उसको फिर उस जिले में भेजा जाएगा, जिले का वैसा पॉलिटी। अदरवाइज इस तरह के ऑफिसर जो एमिनेबल नहीं है, जो बात नहीं मानते हैं, उनको अधिकतर पॉलिटिशियन, यानी एक पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिक्स के अंदर, राजनेताओं के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक हो रही है ब्यूरोक्रेसी के अंदर। संजीव जी, देखिए रचना, राजनीति में टाइमिंग बेहद मायने रखता है, और ये जिस टाइमिंग पे ये बात लोगों के बीच में आई है, निश्चित तौर पे इशारा बहुत कुछ करता है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस तरह से स्टेटमेंट देने वाले लोगों की कमी नहीं है, लगातार आप देख रही हैं। इस पे प्रश्न भी इसलिए खड़ा कर रहे हैं हम क्योंकि टाइमिंग जिस तरह की है, फैसले आए, फैसले के बाद में ये बोलना शुरू करते हैं, और पूरे एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला हो जाने का मौका मिलता है। लगातार इस तरह के जो डिबेट चल रहे हैं, कहीं भी देख रही है कि कांग्रेस पार्टी हाशिए पे है, कहीं कोई मुद्दे पे नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा हथियार इस स्टेटमेंट के बहाने मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और मुफीद भी है उनके लिए। जाहिर सी बात है कि राजनीति करने वाले वो लोग हैं, तो उसके आधार पर। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद और एक सवाल तो रहेगा ही कि ये एक ऐसा फैसला है जिससे ना कोई खुश हो सकता है, मतलब कोई किसी सभी आरोपी बरी हो गए, और ये नहीं मालूम कि ब्लास्ट के पीछे हाथ किसका था। 6 परिवार उजड़ गए, 6 लोगों की जान चली गई, और नहीं मालूम कि वो ब्लास्ट कैसे हुआ, किसके जरिए हुआ, क्योंकि जिन पर आरोप था वो बरी हो गए हैं। सवाल बहुत से उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि 17 साल बाद अब पूर्व ATS अफसर ने मुंह क्यों खोला, और क्यों ये सीधे तौर पर उस वक्त की सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह है। वो कह रहे हैं प्रताड़ना तक हुई है। मुझे लगता है इस पर भी इन्वेस्टिगेशन आगे होनी चाहिए, और मौजूदा सरकार इस तरफ ध्यान दे। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। DS चौहान जी, LN राव जी, अनंत अमित जी, साथ ही संजीव कौशिक जी, निर्मल कौर जी, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। विदेशी फंड